नमस्कार दोस्तों, कार्की ऑनलाइन क्लासेस से मैं हूं ज्ञानू सर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी दोस्तों आज हम कंडीशनल सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपने चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल यानी शर्त सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जो शर्त दर्शाते हैं, शर्त व्यक्त करते हैं। आम जीवन में वाक्यों को बोलते समय या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम्स में भी ये कंडीशनल सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा समस्या इनको लेकर हो जाती है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस होते हैं। तो आइए हम कंडीशनल सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस है क्या। कंडीशनल सेंटेंस यानी कंडीशन से जो बने, यानी शर्त सूचक वाक्य जो शर्त दर्शाते हैं, यानी जिनमें कोई शर्त आती है। दूसरी बात ये, यानी ऐसे वाक्यों में शर्त आती है और कार्य भी होता है। यानी कंडीशनल सेंटेंस में दो वाक्य आएंगे। जी हाँ दोस्तों, दो वाक्य आएंगे। एक वाक्य में शर्त दर्शाई जाएगी, दूसरे वाक्य में कार्य होगा। और जब तक वो शर्त पूरी नहीं हो जाती, वो कार्य भी पूरा नहीं होगा। यानी वो कार्य तभी पूरा होगा जब शर्त पूरी हो जाएगी। दूसरी बात, ये आखिर पहचानने में कैसे आते हैं, कैसे पहचानेंगे कि यही वाक्य कंडीशनल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ये मैच करते हैं और उसी के जैसे होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो कैसे पहचानेंगे? यानी इन वाक्यों को इफ क्लोज यानी इफ वाले वाक्य भी कहते हैं, इफ और व्हेन। वैसे तो कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए शब्द बहुत सारे हैं, 20-25, जिनसे सेंटेंस कंडीशनल बनाया जा सकता है। लेकिन खास तौर से जिस शब्द को कंडीशनल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है इफ़। इसीलिए इन सेंटेंसेस को इफ़ वाले सेंटेंस भी कहते हैं। समझ गए दोस्तों? यानी वाक्य में इफ़ आएगा तो हम पहचान लेंगे कि ये कंडीशनल है। बाकी और भी शब्द एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो पहले समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस आखिर बनता कैसे है, कैसे बनेगा? देखिएगा, यानी दो सेंटेंस आएंगे तो एक सेंटेंस कंडीशनल क्लोज होगा और दूसरा सेंटेंस मेन क्लोज होगा। तब कंडीशनल क्लोज जो होगा, यानी दो सेंटेंसेस में से जिस सेंटेंस में कंडीशनल यानी जिसे कंडीशन दर्शाई जाएगी, शर्त दर्शाई जाएगी, उस वाले वाक्य में इफ या व्हेन खास तौर से इफ का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए दोस्तों? और ये जो मेन क्लोज है, दूसरा वाला सेंटेंस, इसमें कार्य होगा। जब शर्त पूरी होगी तभी वो कार्य पूरा होगा। अच्छा, एक और बात, ऐसा ये नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इफ वाला जो वाक्य है जिसमें शर्त दर्शाई गई है वो पहले आएगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो सेंटेंसेस जरूर आएंगे जिसमें से एक में कंडीशन होगी और एक मेन क्लोज होगा जिसमें कार्य बताया गया होगा। अब इफ वाला वाक्य पहले भी आ सकता है और इफ वाला वाक्य बाद में भी आ सकता है। बस याद रखना है इफ क्लोज कहां है। दूसरी बात, कंफ्यूज जहां ये सेंटेंस हमें करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा होता तो वैसा हो जाता, तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हारे साथ खेलता। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, यदि तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हें उपहार देता।
दूसरा देखिए इसी सेंटेंस में, यदि तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें उपहार या तोहफा दूंगा। एक और देखिए तीसरा तरीका, यदि तुम मुझसे मिले होते तो मैंने तुम्हें तोहफा दिया होता। देखिए दोबारा, यदि तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें तोहफा दूंगा, पहला। दूसरा देखिए, यदि तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हें तोहफा देता। तीसरा देखिए, यदि तुम मुझसे मिले होते तो मैंने तुम्हें तोहफा दिया होता। अब पहला वाला जो है वहां तक तो ठीक है, लेकिन दूसरे और तीसरे सेंटेंस में थोड़ा कंफ्यूजन है, मिलते और मिले होते। बस यही कंफ्यूजन मिटाने के लिए आज की अपनी क्लास है। दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस जो है 3 तरह के बताए गए हैं। प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, इसे ओपन कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा है इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, इसे हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। और तीसरा है इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस, इसे अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। समझ गए दोस्तों? वैसे कंडीशनल सेंटेंसेस को बताने वाले इसे 4 तरह का बताते हैं, जैसे जीरो कंडीशनल, कंडीशनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। जीरो कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, इस तरह की बातें आती हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स जो है, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, इस तरह की बातें जीरो कंडीशनल में आती हैं और दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। समझ गए दोस्तों? लेकिन हम ये 3 तरह जो ग्रामर ने हमें बताए हैं वो 3 तरीके आज हम सीखेंगे। प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस यानी ओपन कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस और इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोबेबल कंडीशनल की ओर बढ़ें। देखिए दोस्तों, अब हम फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस किस टाइप का होता है? ये प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस में कोई ऐसी शर्त यानी शर्त सूचक वाक्य और शर्त रखी जाएगी इफ वाले वाक्य में, यानी जहां इफ वाला वाक्य आएगा, चाहे वो शुरुआत में आए चाहे वो पीछे आए, जहां इफ वाला वाक्य है उसमें शर्त रखी जाएगी। तो किस टाइप का होता है? यानी इफ वाले वाक्य में कोई ऐसी शर्त रखी जाती है कि मेन क्लोज में बताया गया कार्य तभी पूरा होता है जब इफ वाले क्लोज में बताई गई शर्त पूरी हो। यानी इफ क्लोज में बताई गई शर्त पूरी होने पर ही मेन क्लोज का कार्य पूरा होता है, और अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो कार्य भी पूरा नहीं होगा। ये तो पहला तरीका है। बनाएंगे कैसे? मैं आपको 2 तरीके से, 2 उद्देश्यों से बात कर रहा हूं, 2 उद्देश्यों से बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो किस तरह हल कर सकते हैं, और बोलचाल की भाषा में भी जब हम बोलें, जब किसी से बातचीत करें तो वहां भी इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग करते समय हमारे लिए आसानी हो। समझ रहे हैं दोस्तों? देखिएगा, अब जब ये सेंटेंस आ जाता है तो इसे बनाते कैसे हैं? ये 2 क्लोज हैं, यहाँ कोमा से पहले का ये एक क्लोज है और कोमा से बाद का ये दूसरा क्लोज है, आप देख पा रहे होंगे। अब हमने यहां जो पैटर्न बनाया है, फॉर्मूला बनाया है, उसमें इफ वाले को पहले रख दिया है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि इफ वाला क्लोज पहले ही आएगा, वो पीछे भी आ सकता है, लेकिन इफ वाला क्लोज पहले आए या बाद में आए, उसके साथ यही जुड़ेगा। समझ गए दोस्तों? तो इफ आ गया, इफ के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद V1 और फिर उसमें आ जाएगा S या ES और फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस टेंस का फॉर्मूला है। जी हां, सही समझा आपने। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही फॉर्मूला है। यानी इफ वाले क्लोज में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कोई सिंपल सेंटेंस, तो इफ आएगा जिस वाले में, यानी इफ अगर पहले आया तो भी यही कंडीशन रखनी पड़ेगी, और अगर पीछे आया तो भी यही इसी के साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले इफ, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V1 S या ES जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाते, फिर ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से बता रहा हूं। सेंटेंस कंडीशनल में इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव जिस तरह बनाते हैं वो आप जानते हैं। फिर मेन क्लोज में क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट, फिर विल, शेल, कैन या मे, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हाँ, आप समझ रहे होंगे विल और शेल तक तो ये पूरा वाक्य, ये पूरा पैटर्न फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। समझ रहे हैं? आप इसे फ्यूचर कह सकते हैं, यानी ये फ्यूचर को दर्शा रहा है। यहां शर्त ऐसी बताई जाएगी जिसमें कार्य भविष्य में पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वाक्य में शक ना भी आए हिंदी के वाक्यों में, तो वहां विल और शेल की जगह कैन और मे लगा सकते हैं। मॉडल जैसा कहता है उस हिसाब से। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों? मॉडल में मे कहां लगाया जाता है और कैन कहां लगाया जाता है, वरना विल और शेल तो है जब गा गेगी आएगा। पहली बात। अब दूसरी बात देखते हैं। यहां पर सेंटेंस क्या कहता है? इफ यू वर्क, सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। हिंदी में कैसे आएगा? हिंदी कैसे करेंगे? यहां पहला वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, ताऊ आता है। तो यहां यूं नहीं पढ़ना मैं इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते या करते हो तो तुम पास हो जाओगे। जी नहीं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस में आपको दोनों ही वाक्यों में गा गे गी लगाना है। दोनों में ही, फ्यूचर में तो आएगा ही, लेकिन यहां भी आपको गागेगी। तो क्या होगा दोस्तों? इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास, तो तुम पास यानी उत्तीर्ण हो जाओगे। तो दोनों में ही गागेगी आएगा। पहली सीखने वाली बात तो यह है कि दोनों में गागेगी आएगा, बावजूद इसके कि इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी के वाक्य में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। लेकिन कंडीशनल होगा तब दोनों में ही गा गे गी आएगा। ओके दोस्तों? तो यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ये तो थी एक बात हिंदी की। और ये समझने की, जब हम बोलचाल में इन शब्दों का, इन वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो इस तरह प्रयोग करेंगे कि इफ वाला सेंटेंस, यानी इफ को हिंदी में कहते हैं या तो यदि या अगर। अगर या यदि वाले वाक्य, तो यहां जहां इफ आएगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइएगा और शर्त आ जाएगी, कठिन परिश्रम करोगे तभी तो पास होगे ना। शर्त रख दी, कठिन परिश्रम करोगे तो पास होगे। शर्त पूरी होगी तो ही कार्य पूरा होगा। ये तो थी एक बात समझने की। दूसरी चीज क्या है कि परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम्स में 10th में इस तरह के कंडीशनल पूछ लिए जाते हैं, तो किस तरह प्रश्न आता है वो देखें। जैसा मान लीजिएगा यहां खाली जगह दे दी जाएगी और यहां ब्रैकेट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो आप पहचानेंगे कैसे? अभी तो हम पहला ही कंडीशनल पढ़ रहे हैं, दूसरा और तीसरा आ जाएगा तो कैसे पहचानेंगे? जब दूसरा और तीसरा आ जाएगा तो कौन सा कंडीशनल? क्योंकि तीनों ही कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ लगता है, तो इफ का मतलब हो गया कंडीशनल। लेकिन पहला या दूसरा या तीसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी बता रहा हूं। तो यहां क्या होगा? अगर वो पहला होगा तो इस तरह ब्लैंक आ जाएगा और पीछे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पहला है
जो सेंटेंस भरा हुआ है यानी जिसमें ब्लैंक नहीं है उससे। यानी कंडीशनल को हल करने का तरीका है उस सेंटेंस को देखिए जिसमें ब्लैंक नहीं है, तो यहां ब्लैंक नहीं। तीनों ही कंडीशनल सेंटेंस की स्थिति एक जैसी नहीं होगी, तीनों में ही अलग अलग बातें होंगी। इसलिए अगर आपको याद रह गया तो आप पहचान सकते हैं कि इफ वाला वाक्य आ रहा है और इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या एस लग रहा है। सीधी बात है कि इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल सेंटेंस है। तो फिर समझ लीजिए कि दूसरे वाले वाक्य में विल, शैल, कैन और मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आप कैन में सक ना आएगा। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो सकोगे कह देंगे, वरना पास हो जाओगे आ जाएगा। तो यहां पर पास हो जाओगे तो विल और शेल का प्रयोग करेंगे, यू के साथ आ जाता है विल और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी पास, जैसा कि फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। समझ गए दोस्तों? यानी क्या करना है आपको? भरे हुए सेंटेंस से पता लगाना है कि क्या आएगा। अच्छा, यह भी जरूरी नहीं है कि भरा हुआ सेंटेंस इस तरफ का आएगा, ठीक है, यहां का आ जाएगा। मान लीजिएगा यहां का आ जाएगा, ये ब्लैंक आ गया और भरा हुआ सेंटेंस यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा वर्क, ठीक, मेन वर्ब। तो फिर बात वही है कि इफ क्लोज आ गया और आपको पता किससे लगाना है? भरे हुए सेंटेंस से लगाना है कि ये फर्स्ट कंडीशनल है, प्रोबेबल है, इम्प्रोबेबल है या इम्पॉसिबल है। तो यहां देखिएगा यू के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ऐसा सेकंड कंडीशनल में और थर्ड में नहीं होगा, ऐसा इसी में। तो रूल याद रह गया और ये फॉर्मूला याद रह गया तो बात बन जाएगी। अब भरे हुए से पता लगा कि विल पास, इसका मतलब ये पहला टाइप है, प्रोबेबल है। तो जिस वाले क्लोज में इफ आता है उसे किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो बना दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधे मेन वर्ब आती है। ये वर्क आ गया, मेन वर्ब। ये वर्क कहां से लाए? वहां ब्रैकेट में दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह पूछे जाएंगे। अब वर्क फॉर्मूला तो एस या ई एस के लिए भी कहता है, लेकिन यू के साथ एस या ई एस नहीं लगता। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स हो तो ही एस या ई एस लगता है। तो आप यहां वर्क भर देंगे। तो इस तरह आप इसे हल करेंगे। देखिएगा दूसरा, इफ ही रन्स फास्ट, यदि वह तेज दौड़ेगा, गा, ही विल विन द रेस, वह रेस जीत जाएगा। यदि वह तेज दौड़ेगा तो वह रेस जीत जाएगा। इफ वाले वाक्य के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये दूसरे वाले कोमा लगाते ही दूसरा सेंटेंस आ गया और ये विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक दोस्तों, देखिएगा अगला। यहां पर अब हमने क्या किया है? तीसरे सेंटेंस में इफ क्लोज को पीछे लिया है। दोनों तरह से बता रहा हूं मैं। शी विल कैंसल द मीटिंग इफ शी बिकम्स लेट। शी विल कैंसल हर मीटिंग, वह उसकी मीटिंग को कैंसल यानी निरस्त कर देगी, निरस्त कर देगी, गागेगी। इफ यदि शी बिकम्स लेट, यदि वह लेट हो जाएगी, यदि उसे देरी हो जाएगी। अब यहां बिकम्स आ रहा है लेकिन गागेगी लेना है आपको, कंडीशनल है इसलिए। वह अपनी मीटिंग को, सभा को, मीटिंग को निरस्त कर देगी यदि वह लेट हो जाएगी। अगर वो लेट, उसे देरी हो जाएगी तो वो कैंसिल कर देगी। ठीक है दोस्तों, भरना कैसे मैंने फर्स्ट में बता दिया है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। आई शैल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा। हालांकि यहां शैल आ रहा है तो आई के साथ शैल। आई शैल मीट हिम इफ, यदि या अगर, ही कम्स है, यदि वह यहां आएगा। कम्स आता है नहीं, यदि वह यहां आएगा। मैं उससे मिलूंगा यदि वह यहां आएगा। इसे हम यूं भी कर सकते हैं, यदि वह यहां आएगा तो मैं उससे मिलूंगा। समझ रहे दोस्तों? तो यह है प्रोबेबल, पहला टाइप। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगा। आइए दोस्तों, अब दूसरा टाइप हम कंडीशनल सेंटेंस में देख लें। दूसरा टाइप है इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों, इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, पहले तो ये समझ लें कि ये इम्प्रोबेबल कंडीशनल भी दो तरह से बनता है।
हमने इसे ए और बी में विभाजित किया है, बांटा है, ए और बी, तो जाहिर है कि हम ए ही पढ़ रहे हैं। अब इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस को हाइपोथेटिकल या अनलाइकली या इमेजिनरी कहते हैं, यानी इसमें इमेजिनेशन की जाती है, कल्पना की जाती है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। समझ रहे हैं दोस्तों? फॉर्मूला देखिएगा, इफ क्लोज पहले आ रहा है तो इफ क्लोज के बाद वो सब्जेक्ट और फिर वी सेकंड, V2 और फिर ऑब्जेक्ट। समझ गए होंगे दोस्तों? जहां पर ये कंडीशन बनती है, ये स्थिति बनती है, वो कौन सा टेंस होता है? जी हां दोस्तों, सही पहचाना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी पहला वाला जो कंडीशनल था प्रोबेबल, उसमें यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा था V1, यहां पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है। समझ गए दोस्तों? फर्क हो गया ना? और वहां वर्तमान काल में ऐसी शर्त बताई जाती थी जिसके पूरा होने पर ही कार्य पूरा होगा। शर्त पूरी होगी तो कार्य पूरा होगा। अब हम पढ़ रहे हैं इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल में वर्तमान काल में ऐसी शर्त बताई जाती है कि जिसके पूरा होने की कोई संभावना ही नहीं है, अतः शर्त पूरी नहीं होती तो कार्य भी पूरा हो ही नहीं सकता, कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो इफ वाला क्लोज चाहे पहले आए या बाद में आए, इफ वाले क्लोज में आपको क्या करना है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है, यानी इस वर्ब की सेकंड फॉर्म। और दूसरे वाले क्लोज में, मेन क्लोज में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद वुड, शुड, कुड और माइट। फर्क आ गया? पहले वाले में यहां विल, शैल, कैन और मे था, यहां सीधा विल से वुड, शुड, कुड और माइट हो गया। और अब यहां V1 है और ऑब्जेक्ट है V1। जरा ध्यान रखिएगा, वुड, शुड, कुड, माइट और V1 के बीच में यहां कुछ भी नहीं है, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो बहुत ही आसान है पहले वाले और दूसरे वाले में अंतर करना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने अभी आपको बताया कि भरा हुआ सेंटेंस जिस तरफ है उसी से हमें पता लगाना है कि खाली वाले में क्या आएगा। और जब हम बोलचाल में इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो पहले वाले में दोनों में गा, गे, गी आ रहा था। तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। और यहां क्या होगा? यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। अब तुमने किया ही नहीं तो पास हो ही नहीं सकते, यानी शर्त को पूरा ही करना संभव नहीं है, तो काम अब पूरा नहीं हो सकता, समय निकल चुका। करते तो पास हो जाते। क्या आ गया है दोस्तों? देखिएगा, इफ ही मेट मी, इफ वाला सेंटेंस आ रहा है और इफ वाले सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, दिखाई दे रहा होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इफ ही मेट मी, यदि वो मुझसे मिलता तो क्या हो गया? आई वुड गिव हिम मनी, तो मैं उसे धन देता। यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसे धन देता। और अभी हमने बात की थी कि परीक्षा में कैसे हल करेंगे। अगर ये जगह ब्लैंक आती है, ये जगह ब्लैंक आती है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर क्या गिव आ जाएगा, यहां पर गिव आ जाएगा। और भरे हुए सेंटेंस से पता लगाना है, इफ वाले क्लोज में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो जाहिर है कि दूसरा वाला कंडीशनल है, तो यहां क्या हो जाएगा? अभी ये लिखा हुआ है, आप वुड लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, गिव आ गया। और कैन की जगह कुड और मे की जगह माइट आ जाएगा, जो मॉडल्स के रूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों? और अगर भरा हुआ मान लीजिए ये आ गया और ये खाली आ गया है, तब भी कंडीशन वही रहेगी, बस यहां पर मेन वर्ब बदली हुई मिलेगी आपको एग्जाम्स में, मीट आ जाएगा। तो फिर भरे हुए से पता लगाया, वुड प्लस वर्ब की वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जरा तीसरे टाइप में भी सचेत रहिएगा इस वुड, शुड, कुड, माइट से। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो समझ लीजिए दूसरा टाइप है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर इफ वाले क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। समझ गए दोस्तों? यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसे धन देता। दूसरा वाला सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता, जबकि पहले में था करेगा।
यदि वह कठिन परिश्रम करता ही वुड पास, वह पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। तीसरा सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, इस बार इफ वाला सेंटेंस पीछे दिया हुआ है, बताया मैंने आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यही कंडीशन रहेगी। इफ जहां जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म वहां चलेगी। यू वुड कैच द ट्रेन, तुम गाड़ी पकड़ लेते। इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते, यदि तुम तेज दौड़ते तो गाड़ी पकड़ लेते। अब इफ वाले क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसे बदल भी दे, यदि तुम तेज दौड़ते तो गाड़ी पकड़ लेते। तुम गाड़ी पकड़ लेते यदि तुम तेज दौड़ते। तो इस तरह से आपको दूसरा कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट करना है। लेकिन अभी हमने दूसरा कंडीशनल में ए टाइप पढ़ा है, अब हम बी टाइप को देखते हैं किस तरह से बी बनेगा। चलिए बी की ओर बढ़ते हैं। बी में क्या होगा, ए से उलट इसमें इमेजिनेशन की जाएगी। और इमेजिनेशन कैसी की जाएगी, जो आप नहीं हैं, आप हैं ही नहीं वो। मैं एक मछली होता, अब मैं मछली थोड़ा ना हूं, लेकिन बस इमेजिन करना है हमको कि काश मैं एक मछली होता। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस बी टाइप में इमेजिनेशन की जाएगी। और यहां फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, यानी इसमें एक खास चीज हो रही है कि इफ वाला क्लोज जहां आएगा, इफ वाले क्लोज में सब्जेक्ट और उसके बाद यहां पर बी की पास्ट फॉर्म में वर ही आएगा, सिर्फ वर। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहां वर ही लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर इधर वही सब्जेक्ट वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी मेन क्लोज तो इम्प्रोबेबल कंडीशनल के ए टाइप में जैसा था वैसा बी में है, जैसा यानी जैसा ए में था बी में भी वैसा ही है। लेकिन इफ क्लोज में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। इफ क्लोज में ए में यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ठीक, और यहां बी में यहां वर है, सब्जेक्ट कुछ भी हो आपको वर ही लगाना है। समझ गए दोस्तों? चलिएगा वाक्य में प्रयोग कर लें। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, यानी यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ये कहना चाहता है ये वाक्य। यदि मैं तुम होता का मतलब हुआ यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करता। पहले वाले वाक्य में ऐसा नहीं था, प्रोबेबल में। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता तो मैं उसकी मदद करता। होता तो करता, लेकिन मैं तो तुम्हारी जगह हूं नहीं, यानी यहां पर शर्त पूरी होगी नहीं, इसलिए काम भी पूरा नहीं होगा, मदद कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तो तुम हूं नहीं। तो होता, जैसे कहते ना, अरे तेरी जगह मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, अगर मैं आपकी जगह होता तो ये कर देता, वो कर देता, ऐसा कहते हैं हम आम बोलचाल में, बस वही है। इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम। ठीक है दोस्तों, ये है बी, मेन क्लोज बिल्कुल वैसा ही है। अब परीक्षा में आ जाए तो क्या करें? परीक्षा में अगर ये जगह खाली है तो यह ब्रैकेट में हेल्प आ जाएगा, और इफ क्लोज दिया हुआ है तो इससे हम समझ गए कि ये कंडीशनल है। और यहां पर आई के साथ वर, इफ आई वर यू, इफ जैसे दूसरा देखिए, इफ ही वर अ बर्ड, यदि वो एक पक्षी होता। इफ आई वर अ फिश, यदि मैं एक मछली होता। इफ आई वर द पीएम, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। इमेजिनेशन, यानी एक तो पहचान के तौर पर इफ आ गया, दूसरा इमेजिनेशन आ रही है, तो समझ जाइए कि ये कंडीशनल ही है। अब ऐसे में यहां खाली जगह आई हुई है तो क्या होगा? इफ से पता लगाइए, और यहां वर आया हुआ है, इमेजिनेशन आई हुई है, तो यहां पर वही वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और बाय द वे मान लीजिए खाली जगह यहां नहीं आकर इस जगह आ गई है, ये ब्लैंक है। और यहां पर परीक्षा में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया तो वहां पर बी होगा, बी। समझ गए दोस्तों? अब बी की जो फॉर्म होती है वो जानते हैं, प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज वर। समझ गए? तो क्या होगा, आपको रूल याद होना चाहिए कि ये कंडीशनल है और
कंडीशनल तो 3 तरह से बन रहे हैं, तो ये कौन सा टाइप का है? तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको बताया ना मैंने, भरे हुए से पता लगाना होगा कि कौन सा टाइप का कंडीशनल है। तो भरा हुआ या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड टाइप है। तो यहां पर आपको वर लगाना है, यानी ए टाइप में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही थी, तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर होती है। ये तो याद रखिए पहली बात। लेकिन यहां इमेजिनेशन आ रही है, इसलिए यहां पर वर आएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। देखिएगा, इफ ही वर अ बर्ड, यदि वह एक पक्षी होता, ही वुड फ्लाई, वह उड़ता, ही वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि वह एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। ठीक दोस्तों, इफ आई वर द पीएम, यदि मैं पीएम होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान को तबाह कर देता, बर्बाद कर देता, नष्ट कर देता। लेकिन मैं पीएम नहीं हूं, फिलहाल तो पीएम मोदी जी हैं। तो यदि मैं पीएम प्रधानमंत्री होता, प्राइम मिनिस्टर होता, तो मैं पाकिस्तान को नष्ट कर देता होता। तो यहां इम्प्रोबेबल में बी में इमेजिनेशन की जाती है। इस तरह ये दूसरा कंडीशनल यानी इम्प्रोबेबल कंडीशनल बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरा टाइप देख लें, इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस। इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस को अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है जरा देखिएगा, इसमें जो इफ क्लोज के अंदर, इफ क्लोज में जो शर्त बताई जाती है वो शर्त भूतकाल की होती है, वो शर्त भूतकाल की होती है, इसलिए उस शर्त को वर्तमान काल में पूरा नहीं किया जा सकता, और वर्तमान काल में उस शर्त को पूरा नहीं किया जा सकता, अतः कार्य भी पूरा नहीं हो सकता, सिर्फ शर्त बनकर रह जाती है। कैसे बनाएंगे जरा देखें। इफ क्लोज आएगा, जहां इफ क्लोज आएगा वहां सब्जेक्ट और उसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। समझ गए होंगे दोस्तों कौन सा टेंस है? जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। और ऐसा न प्रोबेबल में हुआ न इम्प्रोबेबल में हुआ, तो तीनों कंडीशनल एक दूसरे से अलग हैं। फिर क्या होगा, यहां सब्जेक्ट आएगा, दूसरे वाले में मेन क्लोज में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वुड, शुड, कुड, माइट। अरे ये तो इम्प्रोबेबल में भी था, इम्पॉसिबल में भी तो कंफ्यूज करेगा ये तो, लेकिन नहीं करेगा। वुड, शुड, कुड, माइट था जरूर, लेकिन वहां वुड, शुड, कुड, माइट के बाद वर्ब की सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन यहां वुड, शुड, कुड, माइट के बाद हैव है दोस्तों, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। यानी ऐसा न पहले में हुआ न दूसरे में। यानी इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और यहां वुड, शुड, कुड, माइट के बाद हैव आएगा, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी आपको सेकंड और थर्ड में खास तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि कंफ्यूज करेगा और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, यहां हिंदी में भी बदल जाएगा बोलने का तरीका। इफ यू हैड रन फास्ट, तीनों ही फॉर्म में से पहली और तीसरी रन होती है, रन, रैन, रन। इफ यू हैड रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़े होते, जबकि दूसरे में क्या होता है, यदि तुम तेज दौड़ते। ठीक दोस्तों, यदि तुम तेज दौड़े होते, वहां दौड़ते में भूतकाल की बात होती है, लेकिन कुछ समय पहले की, असर बना हुआ है, और यहां बहुत पुरानी बात भूतकाल की। यदि तुम तेज दौड़े होते तो क्या हो जाएगा, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तुमने गाड़ी या ट्रेन पकड़ ली होती, या तुम गाड़ी पकड़ चुके होते, तुमने गाड़ी पकड़ ली होती। दूसरे में क्या होता, यदि तुम तेज दौड़ते तो गाड़ी पकड़ लेते। तीसरे में क्या हुआ, इम्पॉसिबल में, यदि तुम तेज दौड़े होते तो तुमने गाड़ी पकड़ ली होती। तेज दौड़ते तो गाड़ी पकड़ लेते, तेज दौड़े होते तो गाड़ी पकड़ ली होती। समझ गए दोस्तों? कैसे करेंगे परीक्षा में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आ गया तो, यहां मान लीजिए खाली जगह आ गई है,
तो मैंने आपको बताया कि खाली जगह को भरने का तरीका है, भरे हुए को देखिए। और भरे हुए में क्या देखा हमने, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कंडीशनल नंबर 3 इम्पॉसिबल कंडीशनल। तो इम्पॉसिबल में क्या होता है, हेड थर्ड फॉर्म इफ क्लोज में आती है, और मेन क्लोज में क्या होता है, वुड शुड कुड माइट। तो यहां आ जाएगा वुड, वुड आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया है वुड। और उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, हैव आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि यहां कैच आएगा, तो फिर यहां कॉट थर्ड फॉर्म। समझ गए ना दोस्तों। और अगर खाली इधर की तरफ आए तब भी क्या देखना है, यहां देखिएगा मेन क्लोज में वुड आ रहा है। वुड तो सेकंड टाइप में भी आ सकता है, लेकिन यहां वुड के बाद हैव आ रहा है, वहां सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड हैव थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब है इम्पॉसिबल है, थर्ड टाइप है। तो फिर उसमें थर्ड टाइप में इफ क्लोज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। समझ गए होंगे दोस्तों, भरना बड़े आराम से। अगर परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं तो इफ दे हैड प्लेड बेटर, यदि वे अच्छा खेले होते, दे वुड हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत गए होते। जबकि दूसरे में क्या होता, यदि वे अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते। तीसरे में क्या हुआ, यदि वे अच्छा खेले होते तो मैच जीत गए होते। और पहले में क्या होता, यदि वे अच्छा खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे, यदि वे अच्छा खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे। समझ गए, एक बार और यदि वे अच्छा खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे, नंबर 1। यदि वे अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते, नंबर 2। यदि वे अच्छा खेले होते तो मैच जीत गए होते, नंबर 3। समझ गए दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन पूरी तरह से सीखने के लिए हमें इसे एक ही वीडियो में खत्म करना ही था। अगर आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा। और कंडीशनल सेंटेंस बड़े ही महत्वपूर्ण और कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसे आप ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज। और अगली वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।